करेंगे क्रिप्टोस्पोरोडियम की। पहले हमने बात की थी पहले हमने क्या बात की थी क्रिप्टोस्पोरोडियम से पहले हमने वाटर बर्न डिजीज़ था वाटर बर्न डिजीज़ यानी कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का पार्ट 1 किया था। उसमें हमने बात की थी डायरिया की, हैज़े की और पैचिश की, ठीक है ना, इसकी बात की थी। आज हम उसका पार्ट 2 करें वाटर बर्न डिजीज़ का। इसमें सबसे पहला काम है जी क्रिप्टोस्पोरोडियम। क्रिप्टोस्पोरोडियम क्या होता है? क्रिप्टोस्पोरोडियम के अंदर क्या होता है कि जौन सा पानी वाटर बर्न माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो पानी के अंदर मौजूद है और उसका नाम क्या है? प्रोटोजोवा उसका नाम है। ये स्टोमच इलनेस का बायस बनता है यानी कि मैदे की बीमारी का सबब बनता है। डायरिया हो सकता है इसके ज़रिए, उल्टी यानी कि उल्टी का सबब भी बन सकता है, उल्टी भी आ सकती है, ठीक है ना। वाटर बर्न माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल पैथोजेंस होते हैं। स्मॉल पैथोजेंस का क्या मतलब है कि ऐसे जानदार जो किसी भी मेज़बान के जिस्म में जाते हैं, किसी भी बॉडी में किसी भी जानदार के जिस्म में जाते हैं और जिस्म में जाने के बाद उससे खुराक हासिल करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उसमें बीमारियों का सबब बनते हैं, ठीक है ना। स्मॉल पैथोजेंस जो उनसे होते हैं वो सरफेस वाटर सोर्सेज, ये सरफेस वाटर पर होते हैं यानी कि वाटर की सरफेस के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है ना। लेक्स और रिवर्स के अंदर जैसे ही कोई जानदार पानी पीने के लिए आता है, ये जो उनसे पैथोजेंस होते हैं जो कि फ़्लोट हो रहे होते हैं वाटर की सरफेस के ऊपर, ये जब वो पानी पी रहा होता है तो उसके मुंह के थ्रू उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे उसके अंदर चले जाते हैं, आपको पता है, तो उसके बाद क्या होगा उस जानवर के साथ? उसकी मौत पक्की है या फिर उसके अंदर बीमारी पैदा हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई? ये प्रोटोजोवा था। ये स्टोमच इलनेस होती है इसमें, प्रोटोजोवा में स्टोमच इलनेस यानी कि मैदे की बीमारी होती है, प्रोटोजोवा। फिर उसके बाद आगे है जी फ्लोरोसिस में क्या होता है? इलनेस मोर फ्लोराइड यूज़। फ्लोरोसिस में क्या होता है कि इलनेस बीमारियां पैदा होती हैं, फ्लोराइड यूज़ होता है। इलनेस में क्या होता है? फ्लोरोसिस में क्या होता है? ये बीमारी होती है जिसमें फ्लोराइड F-1 फ्लोराइड यूज़ होता है। और ये फ्लोराइड है, फ्लोराइड का इस्तेमाल हो रहा होता है, बीमारी हो रही होती है। फ्लोरोसिस में क्या होता है? इसमें बीमारी पैदा होती है जिसमें फ्लोराइड का यूज़ हो रहा होता है, फ्लोराइड को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके बोन्स, टीथ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ये बीमारी। इसका मतलब क्या है कि फ्लोराइड यूज़, अगर आपने फ्लोराइड आयन, ये जो उनसे है, अगर ये जो है फ्लोराइड आयन है, किसी भी अगर खाने वाली चीज़ में आपने फ्लोराइड की बहुत ज़्यादा मिकदार आपने किसी भी मेडिसिन के थ्रू ले ली है, या फिर ऐसी चीज़ें खा रहे हैं कि जिसमें फ्लोराइड की तादाद ज़्यादा है, फ्लोराइड आयंस की तादाद ज़्यादा है, ठीक है, तो वो फ्लोराइड की तादाद ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी में फ्लोराइड की आयन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। फ्लोराइड आयन जैसे ही आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपकी हड्डियाँ जो उनसी हैं और टीथ, दांत जो उनसे हैं, उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दांतों का भी नुकसान होगा और आपकी हड्डियों को भी नुकसान होगा, दोनों को नुकसान हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे है जी हेपेटाइटिस में क्या होता है कि लिवर इन्फ्लेमेशन यानी कि जिगर की सोजिश पैदा होती है, जिगर की सोजिश का सबब बनता है। हेपेटाइटिस में क्या होता है कि जिगर की सोजिश का सबब बनता है, जिगर जो सा होता है इसमें ख़राब हो जाता है। इसमें 5 वायरसेस होते हैं, A-B-C यानी कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E, ठीक है ना। 5 वायरसेस होते हैं और 5 वायरसेस की वजह से 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, ठीक है। इसमें जो सा A और E जो सा होता है ना, ये आलूदा पानी पीने से होता है। A और E जो सा है ये ऐसा पानी पीने से होता है कि जिसमें वाटर बर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोवा, ठीक है ना, प्रोटोजोवा, इससे भी होता है हेपेटाइटिस, ठीक है ना। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में जाकर वाटर बर्न डिजीज़ का सबब बनते हैं, हम उसे कहते हैं वाटर बर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें आलूदा पानी पीने से होता है ये। फिर उसके बाद हुकवर्म जो सा होता है, हुकवर्म क्या होता है? ये प्लास्टिक वर्म होता है, पैरासाइट वर्म होता है ये। हुकवर्म पैरासिटिक वर्म होता है। पैरासिटिक वर्म का मतलब क्या है कि जो किसी भी बॉडी में जाता है, उसमें जाने के बाद उस बॉडी के अंदर
से खुराक भी हासिल करता है और उस बॉडी को बीमार भी करता है। ऐसे वर्म को कहते हैं पैरासिटिक वर्म। हुकवर्म एक पैरासिटिक वर्म है जो किसी भी मेज़बान के जिस्म में जाता है और फिर उसके बाद उसके जिस्म में जाने के बाद उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत जो सी है उसको इफ़ेक्ट करता है। चिल्ड्रन ब्लड जो सा बच्चों का खून है, अगर पानी के थ्रू, पानी के ज़रिए बच्चों में चला जाए तो बच्चों के खून को कम कर देता है। बच्चों का खून जो सा होता है वो कम कर देता है और उसकी ग्रोथ रोक देता है, यानी कि उसकी हाइट नहीं बढ़ती बच्चे की। एंटर बॉडी थ्रू स्किन, ये जब ये हुकवर्म जो सा होता है कि स्किन यानी कि आपकी जो सी स्किन है, बॉडी की स्किन, उसके थ्रू बॉडी जिस्म में जाता है, जिस्म में एंटर करता है। स्प्रेड पुअर सैनिटरी कंडीशन, ये फैलता कैसे है? जब आपके घर में सफाई ना हो, सफाई सुथराई ना हो, आपके घरों में सफाई ना हो ना, तो फिर ये फैलता है हुकवर्म। इसमें क्या होता है? वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में 1 बिलियन लोग इससे मर जाते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। 1 बिलियन लोग ना इससे हुकवर्म से मुतासिर होते हैं। जॉन्डिस, यरकान में क्या होता है? यरकान में बाइल पिगमेंट इन ब्लड में, खून में बाइल पिगमेंट की मिकदार बढ़ जाती है। बाइल पिगमेंट किसे कहते हैं? जो हेमोग्लोबिन को डैमेज करने के बाद, यानी कि जब हेमोग्लोबिन डैमेज हो जाता है खून के अंदर, हेमोग्लोबिन एक ऐसा कंपाउंड होता है कि जो ऑक्सीजन को खून में शामिल करवाता है और ऑक्सीजन को शामिल करवाने के बाद ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून के ज़रिए पहुंचाता है। अगर हेमोग्लोबिन डैमेज हो गया तो फिर क्या होगा? अब हेमोग्लोबिन डैमेज होने की वजह से जो सी माहौल के अंदर ऑक्सीजन होगी, वो माहौल के अंदर ऑक्सीजन जो सी होगी जब बॉडी के अंदर एंटर होगी, एंटर होने के बाद जो सा हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर तो हेमोग्लोबिन है नहीं है, वो तो डैमेज हो चुका है। तो फिर वो ऑक्सीजन जो सी होगी वो सही तरीके से जज़ब नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से बाइल पिगमेंट बनेंगे, ठीक है ना? बाइल पिगमेंट की एक्सेस। बाइल पिगमेंट कब बनते हैं? जब हेमोग्लोबिन डैमेज हो जाता है, तब ये बाइल पिगमेंट बनते हैं जो कि ऑक्सीजन को सही तरीके से जज़ब नहीं कर सकते, ठीक है ना? जब बाइल पिगमेंट की मिकदार ज़्यादा होती जाएगी तो फिर क्या होगा? हेमोग्लोबिन की कमी होती जाएगी। जैसे ही हेमोग्लोबिन की कमी होती जाएगी तो खून में ऑक्सीजन की फराहमी है वो रुक जाएगी। जैसे खून में ऑक्सीजन की फराहमी रुक जाएगी तो लीवर भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि लीवर को अपना काम करने के लिए खून की ज़रूरत है ना। अगर खून के अंदर हेमोग्लोबिन है ही नहीं है, ठीक है ना, हेमोग्लोबिन डैमेज हो चुका है कि जिसने ऑक्सीजन को खून तक पहुंचाना था और खून ने पूरे जिस्म में जाना था, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन जो सा होता है ना, हेमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को दूसरे रिस्पायरेशन प्रोसेस को स्टार्ट करवाना होता है। रिस्पायरेशन प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए ऑक्सीजन जो सी होती है वो एक लाजमी जुज़ू है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज, रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज को, जो खुराक में मौजूद ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है और CO2 प्लस H2O फिर प्लस ATP के ज़रिए, ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं, ATP मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर बने होते हैं। वो ATP मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वो एनर्जी को स्टोर करते हैं और वक्त आने की सूरत में, जब वक्त आता है, जब कोई हैवी काम करना पड़ता है या फिर चलना फिरना पड़ता है, तो ATP मॉलिक्यूल्स में स्टोर शुदा एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और फिर वो वर्क किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर 6 आएगा, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 12 और 6 18, 18 ये है, 6 इधर, 6 दूनी 12 और 6 इधर, 6 दूनी 12, ठीक है ना। ये अब स्टेबल हो चुकी है। 6 दूनी 12, 12 और 6 18 ऑक्सीजन, ये 6 दूनी 12 ऑक्सीजन के ये 2 एटम्स हैं ना, 2 6, 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन का ये एक एटम है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 ऑक्सीजन के एटम्स, 18 ऑक्सीजन के एटम्स इधर भी, और 6 कार्बन के एटम्स इधर भी, 6 कार्बन के एटम्स उधर भी, 12 हाइड्रोजन के एटम्स ये भी, 12 हाइड्रोजन के एटम्स ये भी। और फिर उसके बाद ATP मॉलिक्यूल्स में जो स्टोर शुदा एनर्जी होती है, एक्सेस ATP मॉलिक्यूल्स जो से होते हैं उसमें जो स्टोर शुदा एनर्जी होती है वो हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन डैमेज हो चुका है और बाइल पिगमेंट बनते जा रहे हैं तो वो ऑक्सीजन की फराहमी नहीं होगी। जब ऑक्सीजन की फराहमी नहीं होगी तो फिर ATP मॉलिक्यूल्स में स्टोर शुदा एनर्जी भी नहीं बनेगी, ठीक है ना, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी,
सांस लेने में तकलीफ़ होगी, जिसकी वजह से जो सा हमारा खून है, हमारा खून कौन पैदा कर रहा है? जिगर पैदा कर रहा है ना हमारा खून। तो जब खून भी नहीं बन पाएगा, अगर एटीपी मॉलिक्यूल्स ही नहीं बन रहे जिन्होंने हमारे जिस्म को चलाना है, जिगर को चलाना है, मैदे को चलाना है, ठीक है ना, अगर एटीपी मॉलिक्यूल्स ही नहीं बन रहे रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान, तो फिर जो सा लीवर है वो भी अपना परफॉर्मेंस बरकरार नहीं रख सकता, वो भी अपना काम बंद कर देगा, ठीक है ना। हिज फंक्शन, वो अपना फंक्शन करना बंद कर देगा अगर एटीपी मॉलिक्यूल्स ही नहीं बन रहे हैं। फिर हमारी जो सी आँखें होंगी वो पीली हो जाएंगी, हमारी आंखें पीली हो जाएंगी और हमें कमज़ोरी महसूस होगी, हमें थकावट महसूस होगी, वीकनेस एंड फैटीग। फिर उसके बाद आगे है टाइफाइड। टाइफाइड जो सा होता है ये डेंजरस होता है हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए, ठीक है ना। टाइफाइड जो सा होता है ये डेंजरस है, ख़तरनाक होता है बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए, यानी कि जो सी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है ये बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरिया से पैदा होने वाली डिजीज़ होती है ये, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, ये स्प्रेड फैलता कैसे है? कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि आलूदा पानी पीने से, इस्तेमाल हुआ पानी पीने से, यूज्ड वाटर पीने से, कि जिसमें वाटर बर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से मौजूद हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से ये टाइफाइड फैलता है। और फिर उसके बाद स्प्रेड फ्रॉम फूड, ये खाने से फैलता है, ऐसा खाना कि जिसको बनाने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल हुआ है? कंटेमिनेटेड वाटर, उस खाने से भी फैलता है। और डायरेक्ट कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से भी टाइफाइड फैलता है, ये एक डेंजरस वबा है, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गई होगी इस वीडियो की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद है, इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मी, ठीक है। और इसी वीडियो के टाइटल में आपने क्लिक करना है और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना है, ठीक है ना, ताकि आपको बेहतर समझ आए।